देखो भाई, कल हमने जो है ना 12th क्लास का 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। और कल मैंने आपको जो है ना मैट्रिक्स क्या होती है वो बताया था। क्या होती है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है किस किस की, रो और कॉलम की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? जस्ट एक काउंटिंग होती है। किसकी काउंटिंग भाई? रो और कॉलम की। पहले हमेशा रो लिखते हैं और बाद में हमेशा क्या लिखते हैं भाई? कॉलम हम लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो मैट्रिक्स है ना उसको आप डिनोट किसी से भी करो, पर करना किससे होता है भाई? कैपिटल लेटर से आपको क्या करना होता है? डिनोट आपको करना होता है। जैसे मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, मान लिया ए मैट्रिक्स आपकी भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसको आप डिनोट किसी से भी करो, ए से लिखो, एक्स से लिखो, एम से लिखो, पर लिखना किससे होता है भाई? कैपिटल लेटर से ही लिखना है। उसके बाद ये आपकी कौन होती है भाई? फर्स्ट रो होती है। ये कौन आपकी? सेकंड रो। ये कौन आपकी? थर्ड रो होती है। ये फर्स्ट कॉलम होती है, ये सेकंड कॉलम होती है, ये आपकी कौन होती है भाई? थर्ड कॉलम होती है। उसके बाद इसका ऑर्डर आप कैसे निकालोगे? ऑर्डर मतलब जस्ट आपको काउंटिंग करनी है, इसमें कितनी आपकी रो है और कितनी आपकी कॉलम है। रो कितनी है भाई? देखो 1 2 और 3 है ना, रो है आपकी 3। क्रॉस कॉलम कितनी है? 1 2 और 3। तो इसका ऑर्डर कौन होगा भाई? आपका 3 क्रॉस 3 बनेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कोई भी मैट्रिक्स हो उसको जर्नल फॉर्म में जो है ना हम ऐसे लिखते हैं भाई ए आई जे, और इसका ऑर्डर हमने मान लिया एम क्रॉस एन। कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसको आप जर्नल फॉर्म में कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। यानी ये आपका A11 एलिमेंट है, ये कौन है भाई? A12। ये कौन है? A13 है। ये A21 होता है, A22 A23 ऐसे आगे अपना। तो कोई भी मैट्रिक्स है ना उसको जर्नल फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे। यानी कि इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया था ना क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट आपका A11 है। ये कौन है भाई? इसका नाम होता है A11। इसका नाम कौन है? A12। इसका नाम कौन है? A13। इसका नाम A13 क्यों है? क्योंकि ये एलिमेंट रो तो फर्स्ट में है पर कॉलम में कौन सी में है? तीसरी में। ये कौन होता है मेरा? A21। ये कौन होता है भाई? A22 A23 है मेरा। ये कौन है मेरा भाई? A31। इसका नाम क्या होता है? A32। और इसका नाम क्या होता है भाई? A33। मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भाई जो ये वाले एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट आपके मैट्रिक्स के कौन है? डायगोनल के एलिमेंट हैं। और ये भी एलिमेंट मेरे कौन है? डायगोनल के ही एलिमेंट हैं। तो जो ये वाले एलिमेंट है ना ये मेरे कौन थे भाई? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। कौन होते हैं? मेरे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। और जब भी आपको बुक के अंदर या फिर 3rd 4th 5th चैप्टर में ये कहो ना कि डायगोनल के एलिमेंट, तो आप हमेशा यही वाले समझोगे हो, यानी वो प्रिंसिपल का जिक्र कर रहे हैं। चाहे वो प्रिंसिपल साथ में वर्ड यूज करो चाहे वो यूज ना करो, पर आप तो यही समझोगे जब भी वो क्या कहो है? डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद टाइप हमने पढ़ी भाई। टाइप्स में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ी रो मैट्रिक्स। क्या होती है रो मैट्रिक्स? जिसमें आपकी एक रो हो, कॉलम चाहे कितनी हो, रो एक होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ी कॉलम मैट्रिक्स। क्या होते हैं भाई कॉलम मैट्रिक्स? जिसमें आपकी एक कॉलम हो तो वो कौन कहलाओगी? कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पढ़ी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो। ये 3 टाइप आपके काम की कम थी, पर जो 4th टाइप मैंने आपको पढ़ाई ना स्क्वायर मैट्रिक्स, वो आपके काम की थी भाई। क्या होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स? जिसके रो और कॉलम क्या हो? इक्वल हो। ये बड़ी काम की है भाई स्क्वायर मैट्रिक्स। दोबारा फिर बता दूं, ये 3rd 4th और 5th
तीनों चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन में इसका जिक्र मिलेगा आपको भी कि स्क्वायर मैट्रिक्स सबकी क्या होती है, क्या होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम आपकी क्या हो गई इक्वल, रो इक्वल टू कौन कॉलम, ये होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है और उसमें मान लिया खाली एक एलिमेंट है वो 7 है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो इसका ऑर्डर कौन होगा भाई, इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1। जैसे और मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लिया बी कोई मैट्रिक्स है और उसमें मान लिया एलिमेंट है 2 7 8 और 9, ये भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम इक्वल है, रो भी आपके 2 हैं और कॉलम भी आपके 2 हैं, तो इसका ऑर्डर कौन होगा 2 क्रॉस 2। जब रो और कॉलम इक्वल हो ना तो वो होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, मान लो सी कोई मैट्रिक्स है भाई, मान लो इसमें एलिमेंट, एग्जांपल मैं बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी बार बार यूज होगी। जैसे 1 7 8 9 10 12 15 17 और 18, ये भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें भी रो और कॉलम आपके क्या है इक्वल है भाई, 3 तो आपके रो है और 3 ही आपके कौन है ये कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कौन होगा 3 क्रॉस 3। और +2 के अंदर मैक्सिमम जो है ना 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आपको दी मिलेंगी, या तो वो मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की या होगी 3 क्रॉस 3 की। 4 क्रॉस 4 के ऑर्डर का कोई क्वेश्चन नहीं दिया वो आपकी बुक में, तो मैक्सिमम जो है ना आपको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर तक की ही स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सिलेबस में दी हुई है। तो क्या होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके रो और कॉलम क्या हो इक्वल हो। अब इसके बाद देखो भाई, अब 3 टाइप और है भाई, वो तीनों जो टाइप है ना उनमें कुछ तो डेफिनेशन तीनों की सेम है और कुछ डेफिनेशन का जो पार्ट है ना वो तीनों में डिफरेंट है। अब तीनों में सेम क्या वो मैं आपको बता दूं और तीनों में डिफरेंस क्या वो मैं आपको बता दूं। पहले मैं लिख दूं भाई वो 3 टाइप आपकी कौन कौन सी हैं जिसमें कुछ बातें तीनों में सेम है भाई। सबसे पहले है डायगोनल मैट्रिक्स, एक आपकी होती है भाई स्केलर, शायद स्केलर मैट्रिक्स है भाई, स्केलर मैट्रिक्स। और एक आपकी है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3 टाइप आपके ऐसी हैं जिनमें कुछ तो पार्ट तीनों के डेफिनेशन के अंदर सेम है और कुछ पार्ट का तीनों के डेफिनेशन के अंदर डिफरेंस है। अब तीनों में सेम क्या पहले वो सुनो, चाहे किसी को डायगोनल बनना हो, चाहे किसी मैट्रिक्स को क्या बनना हो स्केलर बनना हो, और चाहे किसी को आइडेंटिटी बनना हो, पहले बात तो तीनों को स्क्वायर होना पड़ेगा, तीनों को क्या होना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। यानी सबसे पहले जो सेम चीज तीनों के अंदर वो क्या होनी चाहिए भाई, वो आपकी जो मैट्रिक्स है ना वो कैसी होनी चाहिए स्क्वायर तो होनी ही होनी चाहिए, तो ही वो क्या कहलाओगी डायगोनल, स्केलर या आइडेंटिटी। यानी तीनों में सेम चीज क्या है, तीनों में सेम चीज है भाई कि अगर किसी को चाहे ये वाली मैट्रिक्स बनना हो, चाहे ये वाली मैट्रिक्स बनना हो और चाहे ये वाली मैट्रिक्स बनना हो, उसको स्क्वायर तो बनना पड़ेगा। यानी उसकी रो और कॉलम क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। दूसरी सेम बात भाई जो डायगोनल के एलिमेंट है ना, जैसे मैंने कहा डायगोनल के एलिमेंट आप क्या समझे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनको छोड़ के बाकी सारे 0 होने चाहिए तीनों के अंदर। डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो सारे के सारे एलिमेंट है ना वो तीनों में क्या होने चाहिए आपके 0 होने चाहिए। ये 2 पार्ट तो तीनों की डेफिनेशन के सेम है कि चाहे किसी को ये डायगोनल बनना हो, चाहे किसी को स्केलर बनना हो, चाहे किसी को आइडेंटिटी बनना हो, पहली बात तो वो कैसे होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात है डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे आपके क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। ये तीनों की जो डेफिनेशन का सेम पार्ट है।
अब तीनों की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है ना, वो मैं आपको बता दूं। डायगोनल है ना, अगर आपकी मैट्रिक्स वो डायगोनल है, तो जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट, सिर्फ वहाँ एलिमेंट होने चाहिए। इसके अंदर क्या कहो है, सिर्फ डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होने चाहिए, पर वो एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। और इसमें क्या कहो है, सिर्फ डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होने चाहिए और वो सेम होने चाहिए, और वो सेम भी आपके वन होने चाहिए। एक एक मैं आपको एग्जांपल दूं भाई। जैसे मान डायगोनल है, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान ले ए कोई मैट्रिक्स है 5 0 0 0 7 0 0 0, यहाँ पर मान ले 8 लिखा हुआ। ये जो आपकी मैट्रिक्स है ना, वो डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है ये, डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स? क्योंकि जो डेफिनेशन मैंने आपको इसकी बताई है ना, उस डेफिनेशन की तीनों कंडीशन ये फुलफिल कर रही है। तीनों कंडीशन कौन कौन सी? सबसे पहले स्क्वायर होनी चाहिए। कई आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों स्क्वायर? क्योंकि इसकी रो और कॉलम इक्वल है। 3 तो आपकी रो है और 3 ही कौन इसमें कॉलम है, और इसका ऑर्डर कौन है भाई, 3 क्रॉस 3 है मेरा, रो और कॉलम इक्वल है। दूसरी बात, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जीरो है ना, बाकी सारे क्या होने चाहिए, जीरो। देखो बाकी सारे जीरो हैं, सिर्फ किसके ऊपर एलिमेंट होने चाहिए, डायगोनल के ऊपर, तो सिर्फ उससे के ऊपर एलिमेंट है। तो कैसे हो गए मैट्रिक्स डायगोनल। और एक चीज और भाई, जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, जैसे ये आपके डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको आप ऐसे लिखने की बजाय आप ऐसे लिख सको, DIAG ब्रैकेट क्लोज, सिर्फ जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है वो लिख दो, 5 7 और 8। ये और ये एक बात है। अगर कहीं पर ये चीज लिखी हुई है ना, तो आप उठाकर उसको ये लिख दोगे। जैसे और दो मैं इसका एग्जांपल आपको, मान ले बी कोई मैट्रिक्स है, उसमें मान ले आपके एलिमेंट है 7 0 0 और 8। ये भी आपके डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे? आपके भी मैट्रिक्स डायगोनल है। क्यों डायगोनल? क्योंकि जो इसकी कंडीशन है ना 3, वो तीनों फुलफिल है। तीनों कौन कौन से? पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर? क्योंकि इसकी रो और कॉलम इक्वल है। इसका ऑर्डर कौन है भाई, 2 क्रॉस 2 है। दूसरी बात, डायगोनल को छोड़ के बाकी आपके जीरो है ना। तीसरी बात, सिर्फ किसके ऊपर एलिमेंट है, डायगोनल के ऊपर। देखो वही एलिमेंट है, बाकी तो सारे जीरो हैं। तो ये भी कैसी मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसको आप कैसे लिख सको, DIAG, ये ब्रैकेट का सिंबल और 7 और ये एक बात है। अगर कहीं पर ये चीज लिखी हुई हो ना, तो आप उसको ये लिख दोगे। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ तो ये लिख दोगे। तो सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है आपके डायगोनल मैट्रिक्स? पहली बात तो वो स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरी बात, डायगोनल को छोड़ के बाकी आपके सारे जीरो होने चाहिए। तीसरी बात, सिर्फ किसके ऊपर एलिमेंट हो, डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट हो। अब स्केलर में क्या हुआ, स्केलर के दो तो बात सेम है। दो बात कौन कौन सी सेम है भाई, कि पहली बात तो वो जो मैट्रिक्स है वो कैसे होनी चाहिए, आपकी स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरी भी सेम बात है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी आपके सारे क्या होने चाहिए, जीरो। अब डिफरेंस क्या दोनों में, डिफरेंस ये है, जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है ना, वो सेम होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। चाहे 2 3 7 कुछ भी लिखो, वो सेम होने चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान ले बी कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए 2 0 0 2, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। कैसी? एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों ये स्केलर मैट्रिक्स? क्योंकि जो इसकी तीन कंडीशन तीनों फुलफिल होगी। तीनों कौन कौन सी? पहली बात तो स्क्वायर है, कौन इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। दूसरी बात, डायगोनल को छोड़ के बाकी आपके जीरो है ना। तीसरी बात, अब दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ तो सिर्फ वो एक एलिमेंट हो, वो चाहे कुछ भी हो, पर यहाँ पर क्या कहो है, एलिमेंट हो पर वो सेम हो। जैसे 2 2 ये सेम है ना, तो स्केलर आपकी। जैसे और मैं आपको एग्जांपल दूं, मान ले डी कोई मैट्रिक्स है, डी में मान ले आपके एलिमेंट है 7 0 0 0 7 0 0 0 7।
ये भी एक ऐसी मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों स्केलर? क्योंकि पहली बात तो स्क्वायर है, ये क्या ऑर्डर इसका 3x3। दूसरी बात डायगोनल को छोड़ के बाकी आपके जीरो है ना। तीसरी बात जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है वो देखो सेम है, तो वो सेम होने चाहिए, तो कैसे होगी? स्केलर मैट्रिक्स होगी। अब लास्ट आपकी वही आइडेंटिटी। ये दो चाहे आपको समझ में आई हो चाहे ना ही हो, ये समझ में आनी जरूरी है भाई। आपके दो ही टाइप काम की हैं, सभी टाइप मत है। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है और एक आइडेंटिटी क्या होती है। क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स? जिसकी रो और कॉलम इक्वल हो, और एक ये वाली काम की है। अब देखो इसमें, अब दो तो इसके भी पार्ट वही हैं, दो पार्ट तो दो इनके वही इसके। दो पार्ट कौन कौन से? अगर किसी को आइडेंटिटी बनना हो, पहली बात तो वो कैसे होनी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरी बात डायगोनल को छोड़ के बाकी आपके सारे क्या होने चाहिए? जीरो। सिर्फ किसके ऊपर एलिमेंट हो? डायगोनल के ऊपर। अगर सिर्फ डायगोनल के ऊपर एलिमेंट बोलो, वो कुछ भी हो तो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अगर वो सेम हो तो स्केलर होगी, और सेम भी अगर वो वन होने, सेम भी अगर वो कौन हो? वन हो, तो कैसी होगी? वो आइडेंटिटी होगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे ये वाली मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों आइडेंटिटी? पहली बात तो ये स्क्वायर है, क्या ऑर्डर इसका 2x2। दूसरी बात डायगोनल को छोड़ के बाकी आपके सारे जीरो हैं। तीसरी बात सिर्फ किसके ऊपर एलिमेंट है? डायगोनल के ऊपर, और वो सेम है। अब सेम तो इसमें भी है, पर सेम भी वो कौन होने चाहिए? 1 और 1 होने चाहिए। सेम भी वो कौन हो? अगर 1 और 1 हो तो कैसी होगी? आइडेंटिटी। अगर सेम वो 1 के अलावा होने, 1 के अलावा कोई और हो तो कैसी होगी? वो स्केलर होगी। जैसे 2 2 हो, 3 3 हो, 100 100 हो, 500 500 लिखा हो, तो वो कैसी होगी? आपकी स्केलर बनेगी। और इसकी स्पेशल नोटेशन है भाई, इसको आप ए बी से लिखोगे। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, उसको हमेशा आई से लिखते हैं। किससे लिखोगे? उसको आई से लिखोगे। अगर वो 2x2 ऑर्डर की है तो उसको आप I2 से लिखोगे। किससे लिखोगे? I2 से। मतलब अब मेरी बात ये है, मतलब कहने का, अगर आपको अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो इसको याद कर लियो भाई। अगर कहीं पर I2 लिखा हो ना, कहीं पर I2 लिखा हुआ, तो आप ये समझोगे कि 2x2 की कौन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? वो क्या होती है? 1 0 0 1। अगर मैं 3x3 ऑर्डर की लिखूं तो वो क्या बनेगी? तो वो ये बनेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बनेगी। पहली बात तो स्क्वायर है। दूसरी बात डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे देखो जीरो हैं। तीसरी बात डायगोनल के ऊपर एलिमेंट वो सेम है। अब सेम तो वो स्केलर में भी है, पर वो सेम अगर 1 हो तो कौन सी कहलाओगी? वो आइडेंटिटी। अगर 1 के अलावा कोई और हो तो वो कौन सी होगी? स्केलर। अगर कुछ भी हो तो कैसी होगी? वो डायगोनल होगी। और इसकी स्पेशल नोटेशन क्या भाई? इसको आप लिखोगे I3 से लिखोगे। किससे लिखोगे? I3 से। तो आपको थर्ड चैप्टर में कहीं पर भी I2 दिख जाए ना, यानी ये वाली मैट्रिक्स है वो, और कहीं पर I3 लिखा हो तो ये वाली मैट्रिक्स है। एक चीज और मैं आपको बता दूं भाई, देखो स्केलर में मैंने क्या कहा कि पहली बात तो वो स्क्वायर हो, दूसरी बात डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरो हो, वो सेम टू सेम बात मैंने यहाँ भी बोल ली। तीसरी बात डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है ना वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर क्या बोली? वो सेम होने चाहिए, ये बात तो मैंने यहाँ पर भी बोल ली है। यानी जो इसकी डेफिनेशन है ना वो इसके अंदर है, इसकी डेफिनेशन इसके अंदर है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वो सेम भी कौन हो? 1 1 हो। यानी इसकी डेफिनेशन बड़ी है, इसकी डेफिनेशन क्या मेरी छोटी है। इसमें तो क्या, इसमें तो तीन चीज है कि सिर्फ वो स्क्वायर हो, डायगोनल को छोड़ के बाकी जीरो हो, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और यहाँ क्या कहो? वो सेम तो हो
पर सेम भी कौन हो वो 1 1 यानी इसमें तो 4 कंडीशन होगी, इसमें क्या कंडीशन है 3 कंडीशन, यानी ये वाली चीज बड़ी है और ये वाली चीज क्या मेरी छोटी है। यानी जो डेफिनेशन मैंने यहाँ बोल ली है वो तो मैंने यहाँ पर भी बोल ली है, इसमें एक बात मैंने एक्स्ट्रा और बोल दी कि वो सेम भी 1 हो, यानी जो डेफिनेशन मैंने यहाँ बोल ली है वो तो मैंने यहाँ पर भी बोल ली है, इसके अलावा मैंने कुछ और भी तो बोलना है ना। यहाँ तो कहो कि सेम हो, यहाँ तो क्या कहो है सेम हो, वो सेम तो यहाँ पर भी है। यानी आइडेंटिटी को आप स्केलर बोल सको, आइडेंटिटी को आप क्या बोल सको स्केलर, पर स्केलर को आप आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बात मैंने यहाँ बोल ली है वो तो यहाँ पर भी बोल ली है कि वो मैट्रिक्स सबके स्क्वायर हो, वो तो मैंने यहाँ भी बोल दी। दूसरी बात डायगोनल को छोड़ के बाकी जीरो हो, वो तो यहाँ पर भी बोल ली है। तीसरी बात सिर्फ किसके ऊपर एलिमेंट हो डायगोनल पर, वो तो मैंने यहाँ पर भी बोल ली है, पर वो सेम हो, यहाँ पर भी बोली मैंने वो सेम हो, पर इसमें एक एक्स्ट्रा क्या बात बोल दी वो सेम भी 1 हो, सेम भी वो क्या होना चाहिए 1 1 होने चाहिए। यानी वो जो डेफिनेशन मैंने यहाँ बोल ली है वो तो यहाँ पर भी बोल ली है ना। यानी अगर कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो उसको आप स्केलर बोल सकते हो, क्योंकि जो स्केलर की डेफिनेशन है ना वो पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर भी रिवाइज करी है। अगर इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी रिवाइज कर दी तो आप इसको ये बोल सको ना, क्योंकि इसकी जो 3 बात है वो 3 बात मैंने यहाँ पर भी बोल ली है कि स्क्वायर हो, इसको छोड़ के बाकी जीरो हो, और इसके ऊपर जो एलिमेंट है वो क्या हो सेम हो। तो सारी बात मैंने यहाँ पर बोल ली है ना, यानी इसको आप ये वाली मैट्रिक्स बोल सको। तो लिख लो ये नोट बल के, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। कि जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना उसको स्केलर मैट्रिक्स आप बोल सको। क्यों बोल सको? क्योंकि जो स्केलर की डेफिनेशन है वो इसके अंदर पूरी की पूरी लाई करती है। पूरी की पूरी लाई क्यों करती है? क्योंकि जो 3 बातें इसमें बोले वो 3 बात मैंने इसमें भी बोल रखी है, यानी आइडेंटिटी को आप स्केलर बोल सकते हो। मेरा मतलब ये हो भाई, चाहे आपको अब तक कुछ भी समझ में ना आया हो, आपको 2 चीजें समझ में आनी चाहिए। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसकी रो और कॉलम इक्वल हो। दूसरी, आपको अगर कहीं पर I2 लिखा हो ना तो आपको यह ध्यान में आना चाहिए कि I2 का मतलब ये वाली मैट्रिक्स है। अगर कहीं पर I3 लिखा हो यानी वो ये वाली मैट्रिक्स है। चाहे अब तक आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, बाकी चीजों की आपको जरूरत नहीं है, हाँ इनकी आपको जरूरत पड़ेगी भाई। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद भी जो टाइप है ना वो भी आपके खास काम की तो नहीं है भाई, फिर भी मैं आपको वो भी करवा दूं। इसके बाद आपकी भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद कौन है भाई? ट्रायंगुलर, TRIA, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना इसमें भी आपके 2 टाइप है भाई। एक होती है मेरी लोअर ट्रायंगुलर में, लोअर ट्रायंगुलर, और एक मेरी होती है भाई अपर ट्रायंगुलर होती है भाई, अपर ट्रायंगुलर होती है, अपर ट्रायंगुलर। तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना उसमें 2 टाइप है, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। हाँ एक बात इसमें भी है, चाहे किसी को लोअर ट्रायंगुलर बनना हो चाहे किसी को अपर ट्रायंगुलर बनना हो, वो स्क्वायर तो होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसको होना पड़ेगा। ये तो इसमें भी होगी और इसमें भी, यानी दोनों की जो डेफिनेशन है ना एक बात तो कॉमन है कि चाहे किसी को लोअर ट्रायंगुलर बनना हो चाहे किसी को अपर ट्रायंगुलर बनना हो, स्क्वायर तो उसको बनना पड़ेगा। अब दोनों में डिफरेंस, हाँ एक बात और सेम है, एक बात और सेम क्या भाई ना, वो सेम नहीं है, वो तब डिफरेंस आ गया कि दोनों की जो डेफिनेशन है ना उसमें क्या डिफरेंस है। दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस ये है, जो आपके डायगोनल के एलिमेंट है ना, जो आपके डायगोनल के एलिमेंट है यहाँ पर लिखा हुआ लोअर, तो उसके ऊपर के जीरो, उल्टा है उसके ऊपर के क्या हो जीरो। इसमें भाई
जो आपके डायगोनल के एलिमेंट है ना, यहाँ पर लिखा हुआ अपर, उसका नीचे के जीरो। जैसे एग्जांपल मैं आपको इसका दूं, जैसे मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, मान लिया वो ये है भाई 1 0 2 और 7, 2 और 7, ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर है। क्यों है लोअर ट्रायंगुलर? पहली बात तो स्क्वायर है, अगर मान लिया स्क्वायर ही ना होती तो आप बोल देते कि आपकी लोअर ट्रायंगुलर हो ही नहीं सकती, उसको स्क्वायर तो होना पड़ेगा। क्यों स्क्वायर? क्योंकि इसमें रो और कॉलम इक्वल, इसका ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस 2। दूसरी बात, लोअर ट्रायंगुलर क्यों है ये लोअर ट्रायंगुलर इसलिए है क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के इसमें लिखा हुआ लोअर, तो उसके ऊपर के जीरो, देखो ऊपर का एलिमेंट जीरो है, अपर में क्या होगा? नीचे के जीरो। इसका एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लिया कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 4 7 0 7 8 9, ये भी आपकी लोअर ट्रायंगुलर है। क्यों है लोअर ट्रायंगुलर? पहले बात है स्क्वायर है, स्क्वायर क्यों? क्योंकि रो और कॉलम इक्वल है। कौन इसका ऑर्डर भाई? 3 क्रॉस 3 है। दूसरी बात, डायगोनल को छोड़ के ऊपर के सारे क्या है मेरे? जीरो हैं। इनको छोड़ के ऊपर के सारे क्या है? जीरो। अगर नीचे के जीरो हो तो अपर ट्रायंगुलर, और ऊपर के जीरो हो तो लोअर ट्रायंगुलर। अब आप इसको समझ ही गए होंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो अपर है ना, तो सेम बात दोनों में क्या? स्क्वायर तो इसको भी होना पड़ेगा। अपर की बारी में डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के नीचे के जीरो। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं 7 8 9 0 2 5 0 0 5, ये आपकी अपर ट्रायंगुलर है। क्यों आपकी अपर ट्रायंगुलर है? पहली बात तो स्क्वायर है, दूसरी बात डायगोनल को छोड़ के उसके नीचे के क्या सारे एलिमेंट देखो जीरो हैं, तो कौन सी होगी ये? अपर ट्रायंगुलर। कर लोगे ये तो आसान आपकी। इसके बाद लास्ट आपकी टाइप है वही जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। देखो जीरो मैट्रिक्स आपकी क्या होती है? वैसे आप नाम से समझ गए होंगे, जीरो मैट्रिक्स या फिर इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या होती है जीरो मैट्रिक्स? जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, जिसके सारे एलिमेंट कौन हो भाई? जीरो हो, तो वो कौन होगी मेरी? जीरो मैट्रिक्स होगी वो। जैसे कुछ भी लिख दो आप भाई, जैसे मान लो मैं लिख दूं 0 0 0 और 0, सारे एलिमेंट जीरो इसके, तो कौन है ये? जीरो मैट्रिक्स। और इसकी जो नोटेशन है ना, वो थोड़ा सा जो जीरो है ना उसको बड़ी करके लिख दोगे। इसकी भी स्पेशल आपकी नोटेशन होती है जीरो मैट्रिक्स से, जो जीरो है ना थोड़ा सा बड़ा करके लिख दियो, यानी कौन है ये? जीरो मैट्रिक्स। तो जिसके सारे एलिमेंट जीरो तो वो कौन होगी? आपकी जीरो मैट्रिक्स होगी। उसके बाद एक और है भाई कंपेरेबल, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, पहली बात तो जो कंपेरेबल है ना, वो आप दो चीज के बीच में कर सको। कोई भी चीज का कंपैरिजन अकेले का तो होगा नहीं, दो चीजों के बीच में होगा वो तो जो कंपेरेबल मैट्रिक्स है या नहीं है वो आप दो के बीच में बता सको। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हो, अकेले का नहीं बता पाओगे वो कंपेरेबल है कि नहीं है। यानी आपके पास पहली बात तो क्या होना चाहिए? दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ही आप बता पाओगे कि वो कंपेरेबल है कि नहीं है। और कब होते हैं कंपेरेबल? जैसे मान लिया एक आपके पास ए मैट्रिक्स है, एक मान लिया आपके पास कौन है? बी मैट्रिक्स है। इसका मान लिया ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका मान लिया ऑर्डर है भाई p क्रॉस q है। इसका मान लिया ऑर्डर कौन है? m क्रॉस n है। इसका ऑर्डर मान लिया p क्रॉस q है। तो ये आपके कंपेरेबल कब कहलाऊंगे? ये कंपेरेबल आपके तभी कहलाऊंगे जब दोनों की रो और दोनों की कॉलम इक्वल हो, नंबर ऑफ रो का बराबर हो और कॉलम का बराबर हो, यानी m इक्वल टू p हो और n इक्वल टू कौन हो? q हो। इसकी रो का बराबर हो और इसकी कॉलम भाई इसकी कॉलम का बराबर हो, तो वो कैसे कहलाओगे? आपकी कंपेरेबल मैट्रिक्स। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लो एक मैट्रिक्स आपकी
1 2 7 2 9 5। एक मान लिया आपकी मैट्रिक्स है भाई 7 8 5 10 20 21 5 0 -1। नहीं ये नहीं लिखता मैं, चलो ये नहीं लिखा भाई, ये कंपेरेबल है। क्यों है कंपेरेबल? इसका ऑर्डर कौन है? इसमें रो आपके 2 हैं, कॉलम आपके 3 है, तो इसका ऑर्डर बनेगा भाई 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर भी कौन है? 2 क्रॉस, देखो रो रो का बराबर है और कॉलम कॉलम का बराबर है, तो कौन होगी आपस में? कंपेरेबल होंगे। तो क्या होते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स? जब उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। या फिर ये कह लो रो रो का बराबर हो, कॉलम कॉलम का बराबर हो, या ये कह लो जो ऑर्डर इसका वही ऑर्डर इसका हो, एक ही बात है। अब लास्ट देखो भाई, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो जो मैट्रिक्स है ना वो आपकी इक्वल कब होंगे, और इसके ऊपर बेस आपके क्वेश्चन भी दे रखे हैं भाई। अब है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स आपके इक्वल कब होंगे? कब होंगे भाई? मान लिया ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी आपके पास क्या है? दो मैट्रिक्स हैं, वो इक्वल कब होंगे ये बताना आपने भाई। तो मान लिया टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो वो इक्वल कब होंगी? इफ, सबसे फर्स्ट कंडीशन है भाई दोनों का जो ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो, यानी वो जो आपकी मैट्रिक्स है ना वो कंपेरेबल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? कंपेरेबल तो होनी चाहिए, यानी जो ऑर्डर ए का वही किसका ऑर्डर हो? बी का ऑर्डर हो। तो इफ दोनों का क्या हो भाई? सेम ऑर्डर हो, दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? सेम। दूसरी बात भाई जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर एलिमेंट है ना, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। बताओ क्या होती है कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन? कोरस्पॉन्डिंग, और इसके ऊपर आपके जो क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में भी, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट आर सेम भाई। कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है ना वो क्या होने चाहिए? सेम। तो अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो वो इक्वल कब कहलाओगे? और डिनोट किससे करोगे? एंड। अगर वो मान इक्वल हो ना, एंड डिनोटेड बाय, तो उनको आप ऐसे लिखोगे, ए इक्वल टू कौन? बी, ऐसे लिखोगे। तो अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो वो इक्वल कब होंगे? पहले बात उनका ऑर्डर सेम हो, यानी वो कंपेरेबल होने चाहिए। दूसरी बात कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? सेम। तो वो क्या कहलाओगे? आपके इक्वल कहलाओगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लिया एक आपकी मैट्रिक्स है 1 2 7 और 5। एक मान लिया आपकी मैट्रिक्स है 1 2 8 और 5। मान लिया आपको चेक करनी हो भाई इक्वल है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे? पहले बात तो जो ऑर्डर इसका वही ऑर्डर इसका होना चाहिए। कौन इसका ऑर्डर भाई? देखो दो तो आपकी रो है, दो ही कौन है? कॉलम। दो रो है दो कॉलम, 2 क्रॉस 2 है, इसमें भी आपके दो रो और दो कॉलम है ना, तो इसका भी ऑर्डर कौन होगा? 2 क्रॉस 2 होगा। अब ये इक्वल कब कहलाऊंगी? पहली बात तो सेम ऑर्डर हो, वो तो सेम है। दूसरी बात कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। अब कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये होता है, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये होता है,
और इसके कोरस्पोंडिंग ये एलिमेंट है, क्या सेम है? देखो यहाँ तो सेम है, यहाँ तो सेम है ना, पर ये सेम नहीं है, यानी ये इक्वल नहीं है ये। अगर यहाँ पर भी 7 होता ना तो ये इक्वल होते, पर यहाँ 7 नहीं है ना, 8 है यहाँ, तो अभी इक्वल नहीं है। तो अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो वो इक्वल कब होंगी? पहली बात तो सेम ऑर्डर हो, दूसरी बात कोरस्पोंडिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन कैसे आओ भाई? पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है, इसके ऊपर ऐसे बोल देगा वो, इफ कोई मैट्रिक्स है भाई x2 3y इक्वल टू भाई, एक मान ले आपके एलिमेंट 1 2 3 और 5। इफ का मतलब गिवन है, ये चीज आपको दे रखी है, तो फाइंड देन फाइंड ऐसे लिखा मिलेगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जो है ना x और y की वैल्यू बताओ। एक बात जो नए है ना उनको बता दूं मैं, इफ का मतलब गिवन होता है, यानी ये चीज आपको गिवन है, ये आपको इक्वल चेक नहीं करनी, अब की बार आपको इक्वल चेक नहीं करनी, अब की बार इक्वल आपको दे रखे हैं और आपको x और y की वैल्यू बतानी है। अगर ये आपकी इक्वल है तो हमने क्या बेस पढ़ लिया? पहले बात तो ऑर्डर सेम होगा, देखो ऑर्डर तो सेम है। दूसरी बात कोरस्पोंडिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो क्या होंगे? सेम। देखो 2 2 के 3 3 के, तो x किसके इक्वल होगा? 1 के, और y किसके इक्वल होना पड़ेगा? 5 के। तो x की वैल्यू कौन आ जाएगी? 1, और y की वैल्यू कौन आ जाएगी आपकी भाई? 5। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दी मिलेंगी, उसमें कुछ अननोन होंगे, उस अननोन की वैल्यू आपने बतानी होगी। तो वो आप कैसे बताओगे भाई? जो अननोन है ना, अब ये इक्वल है, इक्वल है तो क्या होगा? कोरस्पोंडिंग पोजीशन को इक्वल होना पड़ेगा। अब x के कोरस्पोंडिंग 1 है, यानी x इक्वल टू 1 होगा और y इक्वल टू कौन होगा? आपका 5 बनेगा। तो ऐसे करोगे तो ये आपका इसका बेसिक तो पूरा हो गया अभी 3.1 का। अब क्वेश्चन में आना एक बार, चलो हम आपको एक दो क्वेश्चन करवा दूं। वैसे क्वेश्चन तो सारे आसान हैं, आप कर सकते हो, फिर भी चलो देखो जो पहले 5 है ना वो तो हम कल कर लेंगे, आज मैं 5 के बाद वाले है ना वो करवा दूं, क्योंकि वो वाले जो क्वेश्चन है ना वो इसके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपकी दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो क्या होगा। तो क्या होगा भाई? उनकी जो कोरस्पोंडिंग पोजीशन के ऊपर एलिमेंट है वो क्या होंगे मेरे? सेम होना पड़ेगा। तो वहां से जो अननोन है उनकी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सरसाइज आपकी भाई 3.1 पहले 5 कल करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब 6 में लिखा हुआ भाई, इफ मैट्रिक्स आपकी 2x 1 5 x प्लस में 2y है इक्वल टू है 4 1 5 0 4 1 5 और 0, और आपको वैल्यू बतानी है x और y की। जो इसमें x और y है ना इनकी वैल्यू आपको बतानी है। अब इफ का मतलब गिवन नहीं है, या आपको इक्वल चेक नहीं करनी, या आपको इक्वल दे रखी है और ये x और y की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? तो सॉल्यूशन तो ऐसे लिखोगे, गिवन आपको भाई कि ये इक्वल टू ये आपको गिवन है। अगर दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल हो तब ये भी हमने क्या बेस पर डाला? इनकी जो कोरस्पोंडिंग पोजीशन के ऊपर एलिमेंट है उनको क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा ना। यानी 2x किसके इक्वल होगा? 4 के, और ये वाली चीज किसके इक्वल होगी? 0 के। पर ये बात आप लिखोगे पेपर में, ऐसे लिखोगे, वी नो डेट इफ two matrix are said to be equal
then corresponding position of element must be इक्वल। ये लाइन आप लिखोगे कि अगर दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल है तो क्या होगा, कोरस्पोंडिंग पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट उनको इक्वल होना पड़ेगा। तो देयरफॉर तो 2x किसके इक्वल, देखो x और y की वैल्यू बतानी है, तो जहां जहां x और y होंगे वहीं तो करोगे कंपेयर आपस में। अब 2x किसके इक्वल होगा, तो 2x इक्वल टू होगा 4 और ये इक्वल टू कौन होगा, 0 होगा भाई, यानी x प्लस में 2y इक्वल टू कौन होगा, 0। यहाँ से x निकालो तो 2 से करोगे डिवाइड तो 4/2 2, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 यहाँ करोगे पुट तो y आ जाएगा, करो पुट यहाँ, तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 0, यानी 2y इक्वल टू माइनस का 2, तो y इक्वल टू 2 से कर दो डिवाइड तो माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1 होगी, ये बनेगी। ये सारे आसान है भाई, ये तुम कर लोगे सारे लगभग। चलो फिर भी मैं एक और करवा दूँ आपको, जो आपको लगता हो ये मुश्किल है, वैसे मुश्किल तो कोई है नहीं इसमें भाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, बाकी तुम अपना आप कर लोगे। देखो 10th में वो क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड u। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, किस किस की वैल्यू बतानी है आपने, x y z और u, इनकी वैल्यू आपको बतानी है। और आपको गिवन कौन है भाई, आपको गिवन है ये दो मैट्रिक्स आपकी x प्लस में 3 z माइनस 1 x प्लस 2y और 4u माइनस में 6 है ये भाई, इक्वल टू कौन है ये, इक्वल टू आपकी 0 3 माइनस का 7 और 2u है भाई। ये जो दो मैट्रिक्स है ना ये इक्वल आपको दी हुई है और ये x y z और u की वैल्यू बतानी है। तो क्या बेस बताया है, अगर दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल हो तो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो कर दो कंपेयर। हाँ वो लाइन आप यहाँ पर भी लिखोगे, इफ टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal then corresponding position must be equal। तो वो इक्वल होगी। तो करो कंपेयर। अब कौन किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, यानी x प्लस में 3 इक्वल टू 0 होगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, यानी x प्लस में 2y इक्वल टू माइनस का 7 होगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, यानी z माइनस में 1 इक्वल टू कौन होगा आपका 3 बनेगा ना। और 4u माइनस में 6 इक्वल टू कौन होगा भाई 2u बनेगा। अब कर दो सोल्व। यहाँ से x इक्वल टू कौन आ गया, माइनस का 3 आ जाएगा। ये x की वैल्यू यहाँ लिखोगे तो y आ जाएगा, लिखो यहाँ पर। तो माइनस का 3 प्लस में 2y इक्वल टू माइनस का 7, ले जाओ उसको साइड। तो 2y इक्वल टू माइनस का 7 प्लस में 3 यानी माइनस का 4। तो y की वैल्यू कौन होगी, माइनस का 4 अपॉन में 2 यानी माइनस का 2 आ गई। यहाँ आ गई y की वैल्यू। यहाँ से z निकाल लो तो z होगा 3 प्लस में 1 4 बनेगा। यहाँ से u निकाल लो, लिया u वाले को साइड। तो 4u माइनस में 2u और 6 ले जाओ उस साइड, यानी u की वैल्यू कौन होगी 6/2 यानी 3 बनेगी। तो आपने जो है ना भाई, जो 3.1 है ना, इसके लास्ट के 6 से लेकर और 11 तक आपको सारे करने हैं भाई।
पहले 5 मैं आपको कल करवा दूँ, तो यहाँ तक कर लेना।